हाँ दोस्तों, क्या हाल है आप लोगों के। आज की वीडियो में बात करेंगे बायजूस के बारे में। बायजूस की अगर आप लोग अवेयर होंगे तो 20-21 फाइनेंशियल ईयर की ऑडिट रिपोर्ट अभी तक फाइल नहीं हुई थी, यानी कि उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट अभी तक फाइनल ही नहीं हुए थे। तो अभी इतना डिले हो गया है उसकी ऑडिटेड फाइनेंशियल रिपोर्ट प्रिपेयर होने में, बट फाइनली हो गई है प्रिपेयर। तो आज के इस वीडियो में वही डिस्कशन करने वाले हैं कि किन पॉइंट की वजह से हमारे जो ऑडिटर डिलॉयट साहब, उनको किस वजह से रोका हुआ था साइन करने के लिए। मतलब उनकी कुछ दलीलें थी, उनके कुछ तर्क थे जो दे रहे थे डिलॉयट वाले, बट जो कंपनी थी बायजूस वो नहीं मान रही थी। बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम उन्होंने इसके ऊपर काम करा और एक कंक्लूसिव मतलब दोनों ने काम करा उसके ऊपर और एक कंक्लूजन के ऊपर पहुंचे और वो सारे नंबर रिपोर्ट हुए हैं, जो कि जनरली माना जा रहा है कि बायजूस ने जो भी चीजें थी डिलॉयट वाली वो मान ली है। तो क्या क्या चीजें थी, क्या माना है, क्या हुआ है, उसके बारे में बात करने वाले हैं। पूरी वीडियो में बने रहिएगा। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला जो पॉइंट था डिलॉयट की तरफ से वो ये था कि बायजूस को बोला कि बायजूस भैया, आप जो अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करते हो, कोर्सेज प्रोवाइड करते हो, सब्जेक्ट को पढ़ाते हो, टीचिंग देते हो, वो सारा का सारा आपका सब्सक्रिप्शन मॉडल पे चलता है। तो आप जो अपना रेवेन्यू है वो जब जब आप सर्विसेज प्रोवाइड करोगे तभी तो रिकॉग्नाइज करोगे, जो कि हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोलता है। लेकिन आप बोल रहे हो, बायजूस ये बोल रहा है कि जिस दिन मैं पैसा रिसीव कर रहा हूं सारा सब्सक्रिप्शन का, उसी दिन रिकॉग्नाइज कर दूंगा। अब आपको एक एग्जांपल के थ्रू में समझाता हूं। मान लीजिए नेटफ्लिक्स है। नेटफ्लिक्स आज आपको बोले कि आपको 10 साल का एक सब्सक्रिप्शन दे रहा है नेटफ्लिक्स, और आपको 10 साल डिस्काउंट पे सब्सक्रिप्शन दे रहा है, और आपने क्या करा, उस सब्सक्रिप्शन को परचेज कर लिया। सभी ने परचेज कर लिया। अब सोचिए क्या होगा। अब अगर नेटफ्लिक्स 10 साल का रेवेन्यू एक साथ रिकॉग्नाइज कर ले तो क्या होगा, उसके जो रेवेन्यू के जो नंबर होंगे वो काफी इन्फ्लेटेड दिखेंगे, क्योंकि अभी उसके अगेंस्ट में सर्विसेज तो प्रोवाइड नहीं करी गई। सर्विसेज कब प्रोवाइड करी जाएगी? नेक्स्ट ईयर, उसके नेक्स्ट ईयर, उसके 9 साल आने वाले के अंदर। ठीक है, अब 1 साल के अंदर जो सर्विसेज प्रोवाइड करी गई है उसके अगेंस्ट में तो आपने नीचे खर्चा भी रिकॉग्नाइज करा होगा, जिसके अंदर एक्रूवल कॉन्सेप्ट भी आता है। ठीक है, तो यहां पर क्या होगा, आपको जो रेवेन्यू है वो सिर्फ 1 साल का रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा। किस मेथड से निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। बट आपको ये चीज समझनी पड़ेगी, जिस साल जो सर्विसेज आपने प्रोवाइड करी है आपको सिर्फ वही रिकॉग्नाइज करनी पड़ेगी। बट यहाँ पे क्या कर रहा था बायजूस, क्या कर रहा था, इसी तरीके का सब्सक्रिप्शन मॉडल चल रहा था बायजूस के पास। बायजूस क्या करता था, वो कहता था कि भैया मेरे पास पैसा आ गया, ये पैसा मेरा हो गया, तो मैं रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर दूंगा। बट डिलॉयट वालों ने बोला कि आपका सब्सक्रिप्शन मॉडल है, तो जब जब आपका रेवेन्यू आपके पास, मतलब जब जब आपने सर्विसेज प्रोवाइड करी अपना सब्सक्रिप्शन मॉडल की, तब तब आपका वो रेवेन्यू रिकॉग्नाइज होगा ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, जो कि हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड भी यही बात बोलता है कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जैसे जैसे आपका सब्सक्रिप्शन मॉडल का आपने सर्विसेज प्रोवाइड करी वैसे वैसे आपका रेवेन्यू रिकॉग्नाइज होगा। तो आई होप आपको नेटफ्लिक्स वाले एग्जांपल समझ में आया होगा। तो पहला जो मुद्दा था वो यही था कि डिलॉयट का, कि आप इसको जो रेवेन्यू है वो तब रिकॉग्नाइज करो जो आप अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर दो। दूसरा जो पॉइंट था वो जनरली क्या होता है, आपके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पढ़े हो उसमें ये होता है कि जब तक कंसिडरेशन रिसीव नहीं होता, कुछ केसेस के अंदर जहां पे मेरे को अनसर्टेनिटी है, उस केसेस के अंदर मेरे को रेवेन्यू अपना डेफर्ड करना पड़ता है। तो यहां पर भी कुछ ऐसा ही केस था, अराउंड 1000 करोड़ से ऊपर का अमाउंट ऐसा था, जो कि ऐसा अमाउंट था जो कंसिडरेशन रिसीव्ड ही नहीं हुआ और जहां पे अनसर्टेनिटी थी। ठीक है, ऑडिटर के हिसाब से वो बोलता है कि भैया मैं तो इस अमाउंट को डेफर्ड करूंगा। तो ये दूसरा पॉइंट ये था कि डिलॉयट ने बोला कि आप जो भी ऐसा रेवेन्यू है जो कि अनसर्टेन है, क्या होगा कैसे होगा उसके बारे में अनसर्टेनिटी है, तो आप उसको डेफर्ड करो। आप अभी रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते, मतलब आपके पास पेमेंट आई नहीं तो आप उसको रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते जब तक आपके पास वो पेमेंट नहीं आ जाती। कुछ ऐसी प्रोडक्ट्स और सर्विसेज थी बायजूस की, ठीक है, जिसके अंदर इस तरीके की दिक्कत थी। तीसरा जो पॉइंट है वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, आपको समझाता हूं, मैं समझाने की कोशिश करता हूं। अब हुआ क्या, समझना इस चीज को कि अब जो सब्सक्रिप्शन मॉडल होता है बायजूस का काफी कॉस्टली होता है। तो जो अमीर जो बंदे होते हैं वो तो परचेज कर लेते हैं, बट जो कुछ गरीब होते हैं या फिर जो मिडिल क्लास लोग होते हैं वो क्या करते हैं, लोन लेकर देन उसके बाद एक डाउन पेमेंट खुद से कर देते हैं। मान लीजिए मेरे पास, मैंने एक सब्सक्रिप्शन मॉडल लिया 1 लाख रुपए का बायजूस का, तो मैंने क्या करा, 10,000 रुपए की डाउन पेमेंट कर दी, 90,000 का लोन ले लिया। अब लोन मैं किससे लेता हूं, बायजूस के ही कुछ पार्टनर बने हुए हैं जिनके थ्रू वो लोन डिसबर्स होता है। अब वो लोन पार्टनर क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए 90,000 है, अब 90,000 अगर मेरे को 90,000 है तो उसमें क्या होता है कि कुछ इस तरीके से कॉन्सेप्ट कुछ बना हुआ है इसके अंदर कि बायजूस को उसकी जो इंटरेस्ट है वो बियर करनी पड़ती है, इंटरेस्ट कॉस्ट बायजूस को बियर करनी पड़ती है। तो यहां पर क्या हुआ, बायजूस ने क्या करा, जैसे मान लीजिए 1 लाख का कोर्स सेल करा, तो 1 लाख का कोर्स सेल करा, उसमें से हो सकता है 5,000 इंटरेस्ट कॉस्ट हो।
तो 5,000 अगर इंटरेस्ट कॉस्ट है तो नेट में रेवेन्यू कितना आया बायजूस के पास, वो 95,000 आया। बट बायजूस क्या कर रहा था यहाँ पर, पूरा 1 लाख का ग्रॉस रेवेन्यू दिखाता था, उसके बाद 5,000 रुपीज फाइनेंस कॉस्ट दिखाता था। तो यहाँ पर उन्होंने आर्ग्यू करा डिलॉयट वालों ने, ऑडिटर्स ने, और जो कि सही भी है कि जो भी रिलेटेड कॉस्ट जो मेरी होती है, जो कि मेरी नेट ऑफ होनी चाहिए। यहाँ पर क्या है कि जो बायजूस है उसके अंदर मैं आपको एक अपडेट और देता हूँ कि बेसिकली क्या था कि जितने भी लोन पार्टनर थे जो बायजूस वाले थे, बायजूस ने गारंटी भी दी हुई थी कि भैया अगर ये लोग नहीं चुका पाए तो मैं पेमेंट करूंगा तेरे को, ठीक है। तो यहाँ पर जो भी इंटरेस्ट जो पेमेंट हो रही है, जो भी इंटरेस्ट पेमेंट हो रही है, जो बायजूस क्या कर रहा था, रेवेन्यू से माइनस नहीं करके वो डायरेक्टली अपना फाइनेंस कॉस्ट के अंदर दिखा रहा था, ठीक है। इसके बारे में पर्पस में समझेंगे, अभी इसका क्या पर्पस था इन सब चीजों का, वो सब चीजें भी डिस्कस करेंगे। बट यहाँ पर आपको आई होप समझ में आ रहा होगा कि क्या हुआ कि जो मेरी जो फाइनेंस कॉस्ट है, मान लीजिए 5,000 रुपए फाइनेंस कॉस्ट आ गई, अब 1 लाख रुपए का रेवेन्यू दिख गया, यहाँ पे रेवेन्यू को इन्फ्लेट कर दिया। बट होना क्या चाहिए था, जितनी भी ऐसी कॉस्ट है जो कि बेसिकली, अब यहाँ पर क्या होता है, मैं आपको थोड़ा सा ना इसके अंदर सिंप्लीफाई करता हूँ। मान लीजिए आपने किसी को 1 लाख रुपए की सेल करी, उसमें से 5,000 रुपए का आपने एक क्रेडिट नोट आपने रेज कर दिया, तो क्या करोगे आप, अब आपकी जो नेट सेल बुक होगी वो 95,000 से ही तो होगी। सिंपल सिंप्लीफाई करने के लिए मैंने आपको समझाया। यहाँ पर भी सेम वही तो हो रहा है। बेसिकली रेवेन्यू तो मेरा 1 लाख रुपए का है नहीं, यहाँ पे तो नेट में मेरे पास कितना आ रहा है, 95,000 ही तो आ रहा है मेरे पास। तो 95,000 जब मेरे पास आ रहा है, 5,000 रुपए जो लोन वाला पार्टनर है वो खुद रख रहा है अपने पास, तो मैं 1 लाख का रेवेन्यू कैसे बुक कर सकता हूँ? मेरे को तो जो रेवेन्यू बुक करना पड़ेगा वो तो मेरे को पूरा जो 95,000 है वही तो करना पड़ेगा, नेट ऑफ फाइनेंस कॉस्ट। तो यहाँ पर क्या कर रहा था वो जो बायजूस है, वो क्या कर रहा था, अपनी जो भी पूरी जो रेवेन्यू है 1 लाख रुपए का, वो पूरा रिकॉग्नाइज करके 5,000 रुपए फाइनेंस कॉस्ट दिखा रहा था, विच वॉज रॉन्ग अकॉर्डिंग टू द डिलॉयट एंड अकॉर्डिंग टू द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। तो ये 3 मुद्दे थे जिसके अंदर बेसिकली बायजूस और डिलॉयट के अंदर फाइट चल रही थी कि किस तरीके से क्या चीज होनी चाहिए, जिसके अंदर डिलॉयट ने ये तीनों पॉइंट जो है अपने फाइनेंशियल के अंदर डलवाकर ऑडिट रिपोर्ट को क्लीन दिया है। अब ऐसे कुछ पॉइंट्स के बारे में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करता हूं इसी पूरी स्टोरी से, जो हमारे जो पॉइंट्स थे, जो भी हमारा डिलॉयट और इसके बीच में फाइट थी, डिलॉयट और बायजूस के बीच में, इसमें कुछ पॉइंट डिस्कस करते हैं जो कि आपके लिए बेनिफिशियल और लर्निंग वाले रहेंगे। तो पहला जो पॉइंट है वो ये है कि मान लीजिए अगर बायजूस कहता है कि डिलॉयट को कि भैया हम तो तेरी तीनों बातें नहीं मान रहे, अब जो उखाड़ना है तेरे को उखाड़ ले, जो करना है तेरे को कर ले। तो यहाँ पे डिलॉयट क्या करता, सोच लिया। अब क्या करता है जनरली, यहाँ पर मॉडिफाइड ओपिनियन देता है, या तो क्वालिफाइड या फिर एडवर्स। और यहाँ पर क्या होता है, एडवर्स ओपिनियन होता है कि ये बहुत मटेरियल नंबर है, ठीक है, फ्रॉम दी मटेरियलिटी पॉइंट ऑफ व्यू काफी मटेरियल नंबर है, तो एडवर्स ओपिनियन देना पड़ता है डिलॉयट को, ठीक है। तो ये चीज हुई। सेकेंड पॉइंट ये है कि ऐसा बायजूस कर क्यों रहा था, क्यों इतना टाइम लग गया, क्यों इतना डिले हो गया, क्यों बायजूस के लिए काफी दिक्कत वाली चीज रही है, पीड़ा हुई है उसको इस सब चीजों से। आपको पता है बहुत सारी चीजें इन्फ्लुएंस हुई है इससे, क्यों ये उसको समझना। देखो इन्वेस्टर जो होते हैं ना, उनको ना पहले ही बोल दिया जाता है, जनरली स्टार्टअप्स के अंदर क्या होता है, पहले ही बोल दिया जाता है कि सर जी इस बार तो हमारी 5,000 करोड़ की सेल हुई है, लेकिन मान लो 2,000 करोड़ से नंबर गिर जाए, 3,000 करोड़ आ जाए, तो इन्वेस्टर्स के अंदर जो कॉन्फिडेंस होता है कंपनी को लेकर वो टूट जाता है, क्योंकि इस कंपनी का तो भरोसा नहीं है ना कि भैया तो झूठ बोल देते, क्योंकि जितने भी इन्वेस्टर्स होते हैं उनके पास पहले से कम्युनिकेशन चली जाती है, बट द नंबर वॉज रॉन्ग, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है कि वहां पे नंबर गलत हो गया। आप सोचो दूसरा इंपैक्ट क्या होगा, आपने जब रेवेन्यू 5,000 करोड़ का बता दिया तो क्या होगा ऑटोमेटिकली, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं, फिगर अभी मेरे को याद नहीं है, ठीक है, फिगर जो भी है मैं लिख दूंगा डिस्क्रिप्शन के अंदर, आप देख लेना। तो मान लीजिए 5,000 करोड़ का नंबर था, अब 5,000 करोड़ से मान लीजिए 2,000 करोड़ से मेरा रेवेन्यू गिर गया, तो क्या होगा, जो मेरे लॉसेज होंगे वो बढ़ जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर सेम ये वही हुआ है, लॉसेज बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं और रेवेन्यू मेरा गिर गया है। आई थिंक जो मेरे को याद है 2,200 या 2,300 करोड़ का फिगर थी, जो रेवेन्यू इस वक्त हुआ है, जो रिपोर्ट करने वाले थे वो 4,500 करोड़ था, और जो लॉसेज है मेरे 4,600 करोड़ के हो गए, तो बहुत मेजर डिफरेंस आया है। और ये सारी चीजें क्या होती है कि क्योंकि मेरा जब रेवेन्यू कम होगा तो ऑटोमेटिकली प्रॉफिट पे इंपैक्ट आ जाएगा, क्योंकि कॉस्टिंग तो मेरी है ही नहीं कुछ उसके अगेंस्ट में, कॉस्टिंग नहीं है तो मेरा ऑटोमेटिकली लॉसेस पे इंपैक्ट आया और लॉसेस बढ़ गए मेरे। तो ये क्या हो रहा है, इन्वेस्टर्स को आप खुद सोचो कि कोई ऐसा इन्वेस्टर जिसको मैं बोल चुका हूं कि भैया मेरा इतना प्रॉफिट होगा और इतना लॉस होगा या फिर इतना रेवेन्यू होगा, और एकदम से पूरी पलट जाए सब कुछ, एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी, ये चीज है आपको समझनी पड़ेगी। तो दूसरा पॉइंट ये था कि इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफी ज्यादा दिक्कत क्रिएट कर देता। तीसरा पॉइंट ये था कि अब इनको आईपीओ भी लाना है, ठीक है, तो आईपीओ लाना है। अब यूएस के अंदर भी कुछ प्लानिंग चल रही थी इनकी, जो मैंने पढ़ा था बीच में, यूएस में भी कुछ प्लानिंग चल रही थी, फंडिंग उठानी है, बहुत सारी चीजें होती है जो इसके ऊपर डिपेंड करती है। तो यहां से क्या होगा, काफी बैड इन्फ्लुएंस पड़ेगा, इसकी जो वैल्यूएशन है उसके ऊपर काफी बैड इन्फ्लुएंस पड़ेगा इन सब चीजों का। तो ये जो तीसरा पॉइंट था।
आई होप आपको इस वीडियो के थ्रू काफी कुछ सीखने को मिला होगा। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।